अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में गुर्दे और मसाने के अमराज़ में बड़ा शिद्दत से इजाफ़ा होता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये सब इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद डॉक्टर आरिफ अदील साहब के पास। ये सीनियर मेडिकल ऑफ़िसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जो कि काम आप कर रही हैं। ऑलरेडी मेरी नज़र में ख़वातीन के लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला आपको अजर दे इस चीज़ का और आप ऐसे ही चलती रहें, काम करती रहें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपना तारुफ बताइएगा। अगर मैंने जिस तरह से अपने इंट्रो में बताया, आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं यूरोलॉजी में, थोड़ा सा अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में जी। मेरा नाम डॉक्टर अदील आरिफ है और मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी 2013 में और उसके बाद से अब तक मेरा यूरोलॉजी का तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ पे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुझे इस चीज़ पे मतलब फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो फील्ड है सर्जरी ये रिलेट करती है डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के साथ और हम लोग शुरू से इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि पेशेंट्स को मिनिमम कम से कम किसी भी दर्द या किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और यूरोलॉजी मेरी नज़र में हमारे मुल्क का एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसमें अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी है। यूरोलॉजी के मतलब लोगों को नहीं इतना आइडिया और इवन अगर आप नॉर्मल डॉक्टर से जाके मिलते हैं और डिस्कस करते हैं तो आपको मे बी वो सारा कुछ ऊपर नीचे बयान कर सकते हैं। यूरोलॉजी टिपिकल काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप गुर्दे और मसाने के अमराज पे बात कर रहे हैं, यूरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात आपकी वाकई में ठीक है कि इस हवाले से लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और इस शोबे के बारे में लोगों को आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक मालूमात पहुँचा सकें। आप डॉक्टर साहब रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह के OPD में किस तरह के मरीज़ों को देखते हैं? आपके पास किस तरह की तकलीफ़ के साथ मरीज़ आते हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। OPD में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं। मोस्ट कॉमनली पेशाब में खून आ जाना जी, गुर्दे का जो दर्द है साइड पे, हमारे जो कमर की साइड पे कमर का दर्द और पेशाब के इन्फेक्शंस, उसके अलावा गुर्दे की पथरियाँ, ट्यूमर्स हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास जो आउटडोर में आते हैं वो फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ आते हैं ज़्यादातर। तो उसी सिलसिले में हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को जो है साइड पे दर्द होती है और फिर पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, तो लोगों को इस बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है कि उनको ये इस वक्त गुर्दे में तकलीफ़ है या मसाने में तकलीफ़ है। तो आपके ख़्याल में जो है उसकी अलामात क्या होती हैं कि अगर कोई मरीज़ है वो अपने तौर पर अपना मुआयना करता है या उसको तकलीफ़ महसूस होती है तो उसको थोड़ा कुछ समझ आ जाए कि ये मुझे इस वक्त गुर्दे की तकलीफ़ है, मसाने की तकलीफ़ है? किसी भी तकलीफ़ की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम पहले नंबर पे ये चीज़ को चेक करें कि मरीज़ को खुद पता भी है कि मुझे गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें गुर्दे के कुछ फंक्शंस को देखना पड़ेगा। उसमें हमें जिस तरह सबको पता है कि गुर्दों का काम पेशाब बनाना है और जिस्म में से जो हमारे जिस्म को जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर गुर्दे करते हैं। और इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि जो गुर्दे हैं वो हमारे जो अज़ा हैं जिस्म में उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में से ये शामिल होता है गुर्दा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हो कि इसका फंक्शन क्या है। मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, पेशाब के अलावा फ्लूइड को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनका बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर है उसके कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है उसके कंट्रोल के लिए गुर्दों का फंक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक पेशेंट को कैसे पता लगेगा? आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं बहुत छोटी सी लाइन में आपको बयान करूँगा कि एक बंदा है, उसके ऊपर मतलब उसको या तो कमर में दर्द शुरू हो जाए
तो उसमें हम रीनल स्टोन को, जो कि गुर्दे की पत्थरी है, उसको हम रूल आउट करेंगे नंबर 1 पे। उसके अलावा जो सबसे पहली अलामत जिसको हम देखते हैं कि जो कि गुर्दे की बीमारी से डायरेक्टली रिलेट करती है, वो है पेशाब में झाग का आना। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा पेशाब में खून का आना और पेशाब में जलन और पेशाब का बारहा आना, रात को 2 बार तो वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन ये है कि अपार्ट ऑफ डैट अगर आप 3 से 4 बार उठते हैं रात को, तो ये भी एक सिम्टम है। इन सब सिम्टम्स को हमने रूल आउट करना है पहले नंबर 1 पे। तो इस चीज़ में आपने देख लिया कि एक मरीज़ को पता कैसे चलेगा। उसके जिस्म पे, उसके हाथों पे, उसके फेस पे, उसकी आइज़ के इर्द गिर्द, उसके पैरों पे, एंकल्स पे सोजिश नुमा एक कंडीशन बन जाती है। उसको आप, जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो उसके अंदर एक डेंट सा आपको बाकायदा बना हुआ फील हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में पिटिंग एडीमा कहते हैं। तो ये चीज़ पहला सिम्टम है जो कि किडनीज़ के फेलियर की तरफ हमें बताता है कि ये पेशाब में जो हमारे खून का जो प्रोटीन है वो पेशाब के अंदर खारिज होना शुरू हो रहा है। उसके अलावा पेशाब में खून का आना, ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। और ये मेरी नज़र में इसमें आपको फ़ौरन रिएक्ट करते हुए किसी भी आपको फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पेशाब में खून का आना, मेरी नज़र में इसमें 2 मेजर चीज़ों को आपने रूल आउट करना है। पहले नंबर पे आप देखते हैं कि पेशाब में खून जो आ रहा है उसके साथ आपको पेन है या नहीं, या जलन या दर्द या कोई रुकावट आप महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर वो पेनफुल है तो इट्स अ गुड सिम्टम। इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा साइड पे इन्फेक्शन की तरफ आपका जो रुझान है वो ज़्यादा हो जाता है। अपार्ट ऑफ डैट एक बंदे को पेशाब में खून आ रहा है, उसको पेन नहीं हो रहा, तो आप फिर उसकी हिस्ट्री में चेक करते हैं कि उसने क्या कोई खून को पतला करने की दवाइयाँ तो नहीं वो ले रहा, या कोई दिल की दवाई तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से वो खून आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बहुत ज़रूरी है एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लिया जाए कि उसके कोई मसाने में कोई इशू ना हो, कोई ट्यूमर ना हो, कोई रसौली ना हो, या गदूद जो प्रोस्टेट जिसको हम कहते हैं उसका कोई कैंसर या उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ ना हो। उसके अलावा किडनी में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें पथरी के अलावा कुछ सिंड्रोम्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर प्रोटीन जो है हमारे पेशाब के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। बॉडी पे एडिमा जो सोजिश मैंने भी बताया आपको, वो डेवलप करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें मेजर हैं कि आपको पता लग जाए कि ये 5-6 पॉइंट्स हैं कि जिसके ज़रिए आपने पता करना है कि आपके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में इसमें डिले करने में नुकसान, जितना ज़्यादा आप डिले करते चले जाएंगे उतना डैमेज किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि पेशाब में खून आने लग जाता है, झाग आती है, तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे कोई गलती हो रही है या कहीं पे कोई ख़राबी पैदा हो रही है। इसी तरह से डॉक्टर साहब, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, गुर्दों के माहिर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले पेशाब की रंगत के बारे में पूछता है। तो पेशाब की रंगत किस हद तक अहमियत रखती है? पेशाब की रंगत का डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो आपकी हैबिट से होता है, जिनमें हमारी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका पेशाब जो है वो आप डाइट में जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, फ्लूइड्स जो ले रहे हैं, वो आप किस क्वांटिटी में ले रहे हैं। एक पेशेंट है, उसको शुगर है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि पेशाब का कलर बहुत डिम और लाइट होता है और बहुत पतला पेशाब, आई मीन टू से कि उसका जो कलर है वो येलो नहीं होता। और नॉर्मल कलर आप एम्बर येलो कह सकते हैं, मतलब प्योर डार्क येलो नहीं होना चाहिए। और डार्क येलो का मतलब ये भी है कि आपने पानी का इंटेक कम किया हुआ है, जो कॉमनली हमारे जो नौजवानों में है। हाँ, इसके अलावा अगर आप बीमारी में देखते हैं तो उसमें आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके चेक करना पड़ता है, जिसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिनमें गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले नंबर पे जो टेस्ट करवाया जाता है वो पेशाब का एग्जामिनेशन है। उसके अंदर हम चेक करते हैं कि प्रोटीन, ये पेशाब में कोई प्रोटीन या पेशाब में कोई पस सेल्स या उसमें कोई ल्यूकोसाइड जो हमारे जो सफ़ेद खून के खुली हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो तो नहीं कहीं पे आ रहे। इससे हम अपना जो तशख़ीस, उस डायग्नोसिस की तरफ हम करीब से करीब तक उसके पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आम तौर पे जो है गुर्दे और मसाने की बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे कॉमन जो आउटडोर में आते हैं पेशेंट्स, वो गुर्दे की पथरी है। उसके अलावा हमारे पास
गुर्दे के ट्यूमर्स आ जाते हैं, उसके अलावा इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उसके अलावा इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, जिनमें हमारी जो जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही रिएक्ट करते हुए वो डैमेज करता है। उसकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह हम फर्दर कभी मौका मिलेगा तो हम एक सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेरा मानना ये है कि अभी भी गुर्दे के अंदर जो दर्द की जो पहली अलामत जो कि हमें मिलती है उसके साथ सिर्फ दर्द नहीं होती। अगर दर्द के साथ, अगर आपके मूवमेंट्स के साथ वो दर्द हो रही है, अगर आप वॉक कर रहे हैं और उठते बैठते हुए आपको पेन हो रही है, इट मीन्स कि वो गुर्दे का पेन नहीं है 99%। और गुर्दे के पेन को डायग्नोज करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लें, उसके अंदर हमें क्लियर हो जाता है कि उसमें कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। और अगर आप सिम्टम्स को देखते हैं कि जो अलामात आती हैं आपके अंदर, उसमें उल्टी का आना, उसमें पेशाब में खून का आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का बार बार आना, और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि हमने रूल आउट करनी होती हैं। और पेशाब की धार भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक मैटर करती है, क्योंकि एक हमारे नौजवान नस्ल में जो आदमियों में कॉमनली UTI जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होता मेल्स के अंदर, फीमेल्स में ये कॉमन है। मेल्स कैरी करते हैं ये फ्रॉम द फीमेल्स। तो इसमें हम नौजवान नस्ल को ये चीज़ गाइड करते हैं कि अपने आप को आपने इस चीज़ से सेफ़ रखना है, कि किस तरह हाइजीन को अपनी प्रिपेयर आपने कैसे करना होता है। आपने पब्लिक वॉशरूम्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने, आपने जो बाथरूम कैसे यूज़ करना है, कमोड को हाइजीन जो है वो असल चीज़ है। पेशाब का इन्फेक्शन डायरेक्टली रिलेट करता है उस चीज़ के साथ, आपकी हाइजीन के साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि पेशाब का इन्फेक्शन है उसको, या उसको पेशाब का क्या इशू आ रहा है। और अगर खून आ रहा है तो ये आपने सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप आपने रूल आउट करना है। अदरवाइज़ वो फिर क्या होता है कि जब तक हमें पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप पेशाब के इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, तो पेशाब का इन्फेक्शन जो है वो अंदर किसी और बीमारी की अलामत होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों में बड़ा कॉमन है, एक जिस तरह आपने सुना होगा कि दूध का बढ़ जाना, या प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट, BPE इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट जो है वो बड़ा, मतलब उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, और जिसकी वजह से पेशाब में वो रुकावट करता है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ पेशाब में रुकावट करेगी, वो पेशाब जो है वो मसाने में ठहरना शुरू करता है। उसकी वजह से उसके बाद सेकेंडरी वज़ाइकल स्टोन जिसको हम कहते हैं कि मसाने में पथरी का बन जाना, इन्फेक्शन की वजह से उसको हम इन्फेक्शियस स्टोन्स कहते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, एक पेशेंट है उसको रिकरेंट UTI है, बार बार उसको वो एंटीबायोटिक लेते हैं और वो अपना जिसको हम कहते हैं कि रिकवर कर जाते हैं जल्दी। तो उसमें रिकवरी के बाद दोबारा वो इन्फेक्शन का हो जाना, फिर दोबारा हो जाना। तो बारहा इन्फेक्शन के होने से क्या होता है कि पेशेंट एंड अप करता है जाके हैविंग यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, पेशाब की नाली का तंग हो जाना। अब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री, मतलब उससे पूछना है कि आपकी जो पेशाब की धार है क्या वो नॉर्मल साइज़ में थी, जिस तरह पहले बनती थी वैसी है, या आप डबल होगी, या पतली होगी, या कम हो गई है। उसको कहते हैं पेशाब की नाली का सुकड़ना। उसके लिए उसका जो इलाज है वो सिस्टोस्कोपी है, और ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी हमारी लैंग्वेज में कहते हैं। उसके ज़रिए हम कैमरे के ज़रिए पेशाब की नाली को ओपन कर देते हैं। जिस तरह भी मैंने बताया, गदूद हमारे बुज़ुर्गों में बहुत कॉमन है, और मेल्स में मोर देन 50% में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि गदूद का बढ़ जाना, जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं, जिसके बाद वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को आगे चला सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आपने रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है यूरोलॉजिस्ट के साथ। अल्ट्रासाउंड अपना करवाते रहें, दवाई अपनी रेगुलर लें, थ्रू आउट द लाइफ वो दवाई चलती है। उसके अलावा अगर पेशाब में रुकावट हो जाए, पेशाब का बंद हो जाए पेशाब आना, तो उसमें हमें फिर एक प्रोसीजर है, बड़ा कॉमनली गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, ये प्रोसीजर जो है ये यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के। उसके ज़रिए TURP के ज़रिए क्या किया जाता है, कैमरे सिस्टोस्कोपिकली आप जाते हैं कैमरे के ज़रिए, और जाके उसको आपने जो प्रोस्टेट है उसको हमने उस रुकावट को हटा देना है, और रास्ता जो है वो क्लियर कर देना है। जिसके बाद वो जो पेशाब जो कि पहले पीछे ठहर रहा था, जो कि बाद में बारहा इन्फेक्शन बार बार कॉज कर रहा था, और उसी की वजह से बाद में इन्फेक्शियस स्टोन्स, जिस तरह मैंने बताया पथरी का बन जाना, ये चीज़ें वो फिर आपके सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको दवाई का इस्तेमाल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ करना
करना पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर जाते हैं कि आपने ऑपरेशन करवा ली तो दवाई बंद होगी, नहीं, उसमें आपको दवाई फिर भी आपको कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है थ्रू आउट द लाइफ। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप एक बंदा है फॉर एग्जांपल 50 इयर्स का है तो इट्स नॉट दैट मच ओल्ड, इतना बुजुर्ग तो नहीं है ना वो कि आप उसको इग्नोर कर दें। 80 प्लस में हम इग्नोर कर सकते हैं, 80 प्लस में आप नहीं करवाते इतने टेस्ट, लेकिन 80 से कम में आप देखते हैं कि वो क्या गदूद का नॉर्मल साइज़ में वो बढ़ी हुई है या वो गदूद का खुदा न खास्ता कैंसर डेवलप कर रहा है, जो कि मोस्टली हमारे बुजुर्ग जो कि हुक्का स्मोकिंग करते हैं या जो नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें ये बड़ी चीज़ कॉमन है, जिसमें गदूद की रसौली और मसाने की रसौली, ब्लैडर ट्यूमर और प्रोस्टेटिक ट्यूमर, ये दो चीज़ें अलग-अलग हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं हमने करना, ये दोनों का इलाज है। अगर ये टाइम पे हमें पता लग जाए, जब एक बार ये चीज़ हमारे हाथ से निकलती है या वो फैल जाती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोस्टेटिक कैंसर की बात कर रहा था मैं, तो उसका जिक्र करता चलूँ, उसके लिए एक टेस्ट होता है, बस सिंपल सा टेस्ट है, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, उसको हम चेक करते हैं जो कि हर डिकेड में नॉर्मल वैल्यूज़ की 4 है और हर डिकेड में वो 10 आप 50 में 1 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगी, 60 में 6 हो जाएगी, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोस्टेटिक ट्यूमर तो नहीं है। उसके अलावा हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, अब DRE जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम पैल्पेट करके चेक करते हैं कि वो प्रोस्टेट किस टाइप का है। और आखिरी जो चीज़ है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, पेशाब में से खून आ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का काफ़ी हद तक डाउट हो कि ये प्रोस्टेटिक कैंसर है, तो हम उसके लिए जो है एक बायोप्सी कर लेते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड जो TR ट्रस बायोप्सी कहते हैं, उसके ज़रिए हम अपने जो डायग्नोसिस है उसको हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये इस बंदे को क्या ये नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या फिर उसको गदूद का कैंसर है। तो दोनों का इलाज है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे मसाने की गदूद के हवाले से, तो मेरा पूछना ये था कि क्या मसाने की गदूद के लिए कोई एज लिमिट होती है या कि ये किसी भी उम्र में शुरू हो जाती है? एज डायरेक्टली किसी भी गदूद के लिए, मतलब गदूद का लफ्ज़ जहाँ आपको आएगा तो एज डायरेक्टली उसके साथ कोरिलेट करेगी। ओल्ड एज में ये चीज़ बड़ी कॉमन है और मर्दों में ही है प्रोस्टेट, और इसमें जो ग्लैंड का बढ़ जाना 60 प्लस में, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया बड़ी नॉर्मल बात है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी जिस तरह बताया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको उसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर एवेल्युएशन करवानी चाहिए। उसके बाद आप टेस्टिंग करवा के अपनी दवाई स्टार्ट करें जो कि थ्रू आउट द लाइफ आगे चलती है, जिससे आप कंट्रोल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की कि ख़वातीन में जो है, मर्दों में पेशाब इन्फेक्शन इतना नहीं आता, ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आता है, तो डॉक्टर साहब ख़वातीन में एक तो पेशाब इन्फेक्शन की वजूहात क्या हैं और ये किस उम्र से किस उम्र तक होता है? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि एक ख़वातीन का जो बड़ा कॉमन मसला है कि उनका मसाना कमज़ोर हो जाता है, कि चलते फिरते यूरिन ड्रॉप्स निकल जाते हैं या काम करते हुए या कोई वज़न उठाती हैं तो ये उनको मसला देखने में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पेशाब का इन्फेक्शन फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन है जी, लेकिन कुछ फीमेल्स अनलकीली ऐसी भी हैं जिनमें ये विशियस साइकिल एक चल पड़ता है कि पेशाब का जो इन्फेक्शन है वो बारहा होना शुरू हो जाता है। वही सेम चीज़ जो कि मेल में है कि बार बार पेशाब के इन्फेक्शन होने से पेशाब की नाली का सुकड़ जाना, जिसको हम यूरेथ्रल स्टेनोसिस कहते हैं, फीमेल्स के अंदर बड़ा कॉमन है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर पेशाब की धार जो है वो पतली हो जाती है, पेशाब में फिर बार बार आना, पेशाब का जलन के साथ आना या पेशाब में से थोड़ा बहुत खून का आ जाना या पेशाब के आप रात को उठ के जाना वॉशरूम में। तो ये इन्फेक्शन जो है फीमेल्स में किधर से, ये बेसिकली आपको पब्लिक वॉशरूम से आता है। अच्छा। और एक से दूसरे में ये स्प्रेड करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के लिए कि आपको पता हो कि मैंने अपनी प्रॉपर अपनी हाइजीन है उसका किस तरह ध्यान रखना है, अपनी क्लीनिनेस को कैसे मेंटेन करना है, वॉशरूम को हमने कैसे साफ़ सुथरा रखना है। और दूसरे नंबर पे जहाँ तक आपने सवाल किया कि पेशाब का निकल जाना या बार बार आना, ये फीमेल्स में इसलिए कॉमन है कि हमारी जो फीमेल एनाटमी है वो ऐसी है कि उसमें कोई ऐसा जो पेशाब की नाली है वो एक छोटा सा साइज़ है।
उसके अंदर क्या होता है कि जब फीमेल में स्पेशली हमारी जो बुज़ुर्ग फीमेल हैं, जो हमारी माएँ हैं, बड़ी जो और उम्र की औरतें हैं, या वो जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, स्पेशली शुगर का मैं जिक्र करना पसंद करूँगा। शुगर और पेशाब का बार बार आना, ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेट करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का पता हो कि एक फ़ीमेल है, उसको शुगर है, तो उसमें पेशाब का बार बार आने को हम कहते हैं ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर। ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर बेसिकली क्या चीज़ है कि जो मसाना है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो पेशाब का बार बार आना होता है। दूसरी चीज़ ये कि पेशाब का अपने आप निकल जाना या कंट्रोल में ना रहना, उसके लिए आजकल हमारे पास बड़े, उसके लिए दवाइयों के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, जिनमें ट्रांस वजाइनल टेपिंग है, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेपिंग है। ये एक टेप होती है जो कि हम यूज़ करते हैं बेसिकली, उसके एक प्रोसीजर के ज़रिए हम वो टेपिंग कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो कंट्रोल दोबारा इस्टेब्लिश कर लेती हैं, जो कि पहले नहीं था, जो कि अब होना शुरू हो चुका है। तो उसमें हमने मेक श्योर ये करना होता है फीमेल्स के लिए कि आप पहले नंबर पे पहली चीज़ पेशाब का टेस्ट करवाएं, किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, पेशाब का अपना टेस्ट करवाएं, उसमें चेक करें कि क्या आया मुझे पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या पेशाब में मुझे शुगर तो नहीं आ रही, और अगर आपको शुगर है तो क्या वो कंट्रोल है। अगर वो कंट्रोल है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है HbA1c, वो करवा के हम चेक करते हैं कि वो उसका कंट्रोल कैसा है। HbA1c टेस्ट करवा के हम चेक करते हैं कि उनका कंट्रोल कैसा है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि फीमेल्स के अंदर आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद आप उस लिहाज से ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद ख़वातीन में ये यूरिन के मसाइल ज़्यादा आते हैं, तो उसकी कुछ वजूहात होंगी? बिल्कुल। बेसिकली डिलीवरी के दौरान में जब आप स्ट्रेस या स्ट्रेन करते हैं, उसमें यूरिनेशन होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसको हम पैथोलॉजिकल नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल है। तो इसमें डिलीवरी हो जाए या कोई वज़न उठाने से हो जाए या कुछ ऐसे, इसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ बारहा हो रही है, एक बंदा थोड़ा सा वज़न उठाता है, पेशाब आ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका इन्वेस्टिगेट करें उस चीज़ को अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं गुर्दे और मसाने के अमराज के हवाले से, तो ख़वातीन और मर्दों का तो हमने ज़िक्र किया, तो क्या मसाने की और गुर्दे की बीमारियां बच्चों में लाहक होती हैं? बिल्कुल जी, उनके हवाले से थोड़ा सा। बच्चों में आपने हमारे मेक श्योर मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। आदमियों में जो बच्चे हमारे मेल जेंडर के बेबीज़ हैं, उनमें स्पेशली जो बीमारी बड़ी कॉमन है, उनमें पेशाब की नाली के अंदर हमारे वाल्व्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, PUVs। वो वाल्व के बड़े होने से क्या होता है, पेशाब के अंदर रुकावट होती है। उसकी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन ये होती है कि पेशाब जो है वो बच्चा जो है वो पेन महसूस करता है, उससे प्रॉपरली पेशाब खारिज नहीं होता, और उससे वो कहता है कि मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैंने पेशाब कर ली, उसके बाद पेशाब जैसे मसाने के अंदर मौजूद है। उसके इस तरह की सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए आप यूरोलॉजिस्ट के साथ फ़ौरन आकर रब्ता करें। वो उनके कुछ टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं, जिनमें MCUG या यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, डिफरेंट टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि क्या वो वाल्व वगैरह तो नहीं है। अगर वो मिल जाएँ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जला दिया जाए। फुलग्रेशन ऑफ द वाल्व्स हम कहते हैं, PUVs की फुलग्रेशन, उसके ज़रिए हम वाल्व्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं, और उससे वो जो रुकावट है वो हट जाती है और वो बेहतर हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सी कॉन्जेनिटल डिजीज़ हैं, हॉर्सशू शेप किडनीज़ होते हैं, और उसके अलावा जो सिंड्रोम्स कैरी करता है बच्चा, वो वालिदैन की तरफ से जेनेटिकली हमारे जो मेकअप है वो ऐसा होता है कि इसमें अगर कोई चीज़ जिस तरह शुगर और कैंसर ऊपर से नीचे वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, सिमिलरली गुर्दे के मराज जितने भी हैं वो भी वालिदैन से बच्चों में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हमने बात कर रहे हैं गुर्दे और मसाने के अमराज के हवाले से। गुर्दे और मसाने की बहुत ज़्यादा वसी जो है इसके ऊपर ये टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। लोग मेरे देखने वाले सोच रहे होंगे कि इसने अभी तक पथरी के हवाले से क्यों नहीं बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन जो मसला होता है गुर्दे या मसाने की पथरी होता है। तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि हम डॉक्टर साहब के साथ एक तफसीली गुफ्तगू रखेंगे, जो कि सिर्फ हम गुर्दे की और मसाने की पथरी के हवाले से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी कि गुर्दे और मसाने की पथरी के बारे में हमने बात करनी है, तो क्या गुर्दे और मसाने की जो पथरियाँ हैं उनका वाहिद हल जो है वो सिर्फ ऑपरेट है? क्योंकि बाकी तफसीली गुफ्तगू तो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। जी, इसमें मैं
समराइज़ करते हुए बता देता हूँ जी। कि पथरी के अंदर हमारी मेन वजह जो है वो हमारा जेनेटिकल मेकअप है। वो जो हमारे जीन्स के अंदर, वालिदैन के अंदर जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मेटाबॉलिक प्रोफाइल करवाते रहें, अपना वर्कअप करवाते रहें। और पथरी मैंने बताया, जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया, कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, ना कि पथरी खुद एक बीमारी है, बीमारी की वजह से हो रही है। कुछ पेशेंट्स में जिस तरह फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन जो यूरिक एसिड स्टोन्स, यूरिक एसिड जिस फीमेल के अंदर पाया जाता है उसके अंदर पथरी यूरिक एसिड की हो जाती है। उसके अलावा क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर देयर। सो आपने मेक श्योर ये करना है कि जो पथरी है वो उसका कॉज क्या है, उसका वजह क्या है। तो एक पहली चीज़ हमारी जेनेटिकल मेकअप है। नंबर 2 हमारे पास जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक हमारे बुज़ुर्गों में स्पेशली अबव 60 प्रोस्टेट इनलार्ज हो, जो प्रोस्टेट जब बढ़ गया है, दूध का साइज़ जब बढ़ गया है, तो उसमें क्या होता है कि वो पेशाब के अंदर रुकावट करता है। पेशाब जब सही तरह से खारिज नहीं होता तो रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन का बार बार हो जाना, उस चीज़ को कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो एंड अप करता है पेशेंट पथरी मसाने की उसके अंदर बन जाती है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर, जिस तरह आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया कि इसका हल क्या है, तो गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी के लिए अलग-अलग मतलब प्रोसीजर्स हैं। गुर्दे की पथरी जो कि एक बार गुर्दे से मतलब निकल के उसके पाइप के ज़रिए मसाने में आती है, वो अमूमन पास आउट कर जाती है। नहीं पास करती तो हम सिस्टोस्कोपिकली उसको रिमूव कर देते हैं। गुर्दे के अंदर पड़ी हुई पथरी में हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। उसमें मेक श्योर हमने ये करना होता है उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो गुर्दे के किस हिस्से में मौजूद है, क्या वो दवाई से निकल भी सकती है कि नहीं, या उसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, जिसको आप आम अल्फाज में शुआएं कहते हैं। उसके ज़रिए हम गुर्दे की पथरी को तोड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास तीसरी और आखिरी ऑप्शन जो है वो सर्जरी है, जिसके ज़रिए हमें पथरी को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। तो इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं इंशाल्लाह ब्रीफ करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की पथरियाँ किन डाइट से होती हैं और उनका फर्दर लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए कि वो अपने आप को बचा सकें, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो लोग जिनकी फैमिली में स्टोन्स वालिदैन से चल रहे हैं, उनको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ताकि फर्दरली, क्योंकि पूरी दुनिया में अब पथरी की वजह से गुर्दों का फेल होना तकरीबन ना होने के मुतरादिफ है, स्वाय हमारे मुल्क के। हमारे मुल्क में अभी भी ये चीज़ पाई जाती है, जिसकी मेजर वजह मेरी नज़र में इग्नोरेंस है, इलिटरेसी एंड एजुकेशन का ना होना और अवेयरनेस का ना होना, और ये सारी चीज़ें जिस तरह अब आप हम दोनों बैठे इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सुनने और देखने वालों के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमने उसको लेकर के कैसे चलना है। और एक ओपिनियन लेने में मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं होता, बजाय कि हम एंड अप करें जाके कि पथरी बन जाए और उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर मतलब मौजूद हों और ऑपरेशन हमें करवाना पड़े उस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिर पे बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए गुर्दे और मसाने से बचाव के लिए पानी कितना अहम है और पीना कितना चाहिए? आइडियली देखा जाए तो जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना पथरी बनने का चांस कम है जी। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, अगर किसी में अगर पथरी है जिसने गुर्दे को ब्लॉक कर दिया तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी प्यास लगे, ना कि ज़्यादा करें जी। लेकिन पानी और पथरी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपस में रिलेट करती हैं। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है इस चीज़ में। चलिए डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे देखने वालों को बड़ी मुफीद और अहम मालूमात दी। जी नाज़रीन, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गुर्दे और मसाने के अमराज को आप मामूली ना जानें। अगर आपको यूरिन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी आपको जो है मामूल से हट के कोई अलामात नज़र आ रही हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, अपना मुआयना कराएँ, अपने टेस्ट कराएँ, ताकि आप किसी बड़ी वजह से बच सकें, किसी बड़े मर्ज़ से बच सकें। जिस तरह से मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया कि हम डॉक्टर साहब के साथ जो है ना एक और प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि गुर्दे और मसाने के अमराज और ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर बड़ा लंबा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम इसको मरहलावार डिस्कस करें। हम गुर्दे की पथरी के बारे में बात करें, हम डायलिसिस के बारे में बात करें, हम गुर्दे की सर्जरी, मसाने की सर्जरी पे बात करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तो फिर दोबारा हम प्रोग्राम करेंगे और दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती मालूमात दी हमें। तो जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम अगला प्रोग्राम जो है गुर्दे की पथरी और सर्जरी और डायलिसिस के हवाले से करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।